हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ ESO 16 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है उनमें कुछ प्रश्नों के आंसर शेयर करूँगी। यहाँ पे जो सारे प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और आप लोग ये भी देख सकते हो कि मैंने ये प्रश्न है इनके आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, और इसमें से आप पिछले 2-3 सालों में देख सकते हो कि इनमें से कितने प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं। तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सब के आंसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। कुछ के आंसर मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, और कुछ जो पिछले साल 1-2 जो प्रश्न पत्र हैं जो पेपर में आए हुए हैं उनके आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे निर्धनता के कारण और परिणामों की चर्चा कीजिए। भारत में निर्धनता के कारण और परिणामों के बारे में पूछा जाता है। मैंने निर्धनता की संस्कृति भारत में ये करवा रखा था आप लोगों के साथ। अभी हम भारत में निर्धनता के कारण और परिणामों का देखेंगे, इसमें आंसर देखेंगे। तो भारत में सदियों से गांव और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग और अमीर लोग, यानी बहुत ज़्यादा संपन्न लोग भी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा घोर गरीबी से युक्त लोग भी रहते हैं, यानी वो लोग साथ साथ दिखाई देते हैं। सरकार जो गरीबों की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कई जो कदम उठाए हैं, तो वो कदम सफल नहीं हुए हैं। इस वजह से इसको हल करने में सरकार की विफलता, यानी क्यों नहीं हुए वो, क्योंकि एक तो जनसंख्या बढ़े जा रही है, बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा होता है, ये आपदाएं जैसे होते हैं ना ये आ रही हैं, लोगों की चारित्रिक दुर्बलता आदि को जिम्मेदार माना गया है। भारत में गरीबी की समस्या को हल करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं ना वो इसीलिए पूरे नहीं हो पाते हैं। वैसे तो यह सच है कि देश में आर्थिक विकास का स्तर अभी कम है, परंतु वास्तव में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विकास के लाभ देश के अमीर वर्गों में स्वयं ही समेट के रख लिए जाते हैं। वैसे तो कि हम देख सकते हैं ना देश कितनी अभी विकासशील देश है हमारा, तो हम देखते हैं कि हाँ बहुत सारे विकास के क्षेत्र हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हैं वो ज़्यादातर हमारे जो संपन्न या अमीर वर्ग है ना उन तक ही ज़्यादा रहते हैं। माना जाता है कि भारत में गरीबी एक प्राकृतिक आपदा या प्रक्रिया ना होकर एक सामाजिक देन है। यह सामाजिक आधार पर ही पैदा होती है, पुष्ट होती है और जारी रखी जाती है। समाज में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक धरातल पर अलग अलग सामाजिक वर्गों, जातियों और समूहों को अलग अलग दर्जा मिलने के कारण गरीबी अस्तित्व में आ जाती है। इस गरीबी है इसकी जड़ें समाज के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक ढांचे में जमी हुई हैं। जनसंख्या, प्रकृति और मनोवैज्ञानिक पहलू समाज में जो घोर असमानतावादी स्वरूप है उसकी प्रशाखा मात्र है। भारत में निर्धनता क्यों इतनी फैली हुई है या क्यों इतनी बढ़े जा रही है, उसके कारण निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक और राजनीतिक पहलू। भारत में जो गरीब लोग हैं ये गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रमुख आर्थिक पहलू के हिसाब से अगर इसे देखेंगे ना तो जो हमारे धन संपत्ति से रिलेटेड यानी कि जो आर्थिक संसाधन है उनका विभिन्न सामाजिक वर्ग व जातियों में असमान वितरण हो रहा है। ये गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में जो गरीब और अमीर लोग हैं उनके बीच जो संपत्ति और आय का बंटवारा है वो बहुत ज़्यादा उसमें विषमताएं या फिर असमानताएं मौजूद हैं। भूमि के स्वामित्व में अत्यधिक असमानताओं के कारण कृषि के अंदर श्रमिक लोग होते हैं उनकी उत्पादकता बहुत कम रहती है, और जो बड़े बड़े जमींदार रहते हैं ना वो सोचते हैं कि मज़दूरों को ज़्यादा मतलब इतना पैसा देने के बजाय हम क्या करें कि जो नए नए तकनीक आ रही है कृषि में वो कर लें, तो वो आमतौर पर कृषि उत्पादन बढ़ाने की चिंता नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि आदान यानी कि साधन जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल कर सकें, और जो मज़दूर होते हैं खेतों में काम करने वाले वो उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उनका मन नहीं करता वो काम करने को, उत्साह नहीं होता। हरित क्रांति के सीमित प्रसार ने गरीबी की समस्या के हल करने में ज़्यादा योगदान नहीं दिया। यानी हरित क्रांति हुई थी, मानते उससे फसल उत्पादन में काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन इस और उसका मतलब इसमें गरीबी हटाने में उसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं हुआ।
जो सीमित कृषि विकास हुआ उसका लाभ गांव के सिर्फ अमीर लोगों ने ही हथिया लिया था। इसी प्रकार शहरों में भी इसका लाभ अमीरों को ही मिला है। गरीबों को बेरोजगारी, कम आय वाले काम धंधों व असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन वाली नौकरियों पर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। इसके अलावा राजनीतिक पहलू भी भारत में सदियों से गरीबी बनाए रखने में सहायक हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जो राज सत्ता है उसके ऊपर भी संपन्न वर्ग हमेशा से नियंत्रण करता रहा है। इसी वर्ग के हाथ में शासन तंत्र की बागडोर भी रहती है, जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने ही वर्ग का हित करती है, यानी अमीर वर्गों को ही वो लाभ प्रदान करने में विश्वास रखती है और उन्हीं को आगे बढ़ाता है। पर आम लोग सदैव सत्ता विहीन ही रहे हैं, इस वजह से भारत में गरीबी बढ़ रही है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक पहलू के हिसाब से देखें तो गरीबी क्यों बढ़ रही है कि जो आम लोग हैं उन लोगों की गरीबी में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा को कट्टर स्त्रीकरण के कारण लोगों में व्यवसाय बदलने पर कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, लगा दिए गए थे। गरीब है जो छोटी जाति में जो पैदा होते थे व्यक्ति, वही काम करना है उनको। भाई मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पैदा हुआ है निम्न वर्ग में हुआ है, उनके माँ बाप मोची का काम, बढ़ाई का काम या फिर किसी के घर साफ सफाई करने का काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था बना दी थी जाति व्यवस्था कि बच्चा वही काम करेगा जो उसके घर के बड़े लोग करते आ रहे हैं। गरीब व छोटी जातियों में पैदा होने वाला व्यक्ति उसी सामाजिक स्थिति में जीता और उसी में मर जाता था। जाति प्रथा के कारण विभिन्न जातियों के बीच विवाह, खान पान व सामान्य सामाजिक मेल जोल में सामाजिक दूरी आ गई। उच्च जातियां सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ समझी जाने लगी और जो छोटी जातियां थी उनको हीन माना जाता था, तुच्छ माना जाने लगा। उच्च जातियां सामाजिक व धार्मिक विषयों में भी छोटी जातियों से फिर भेदभाव करने लगी। इसके अलावा कर्म सिद्धांत में भी आस्था के कारण असमानतावादी और अन्यायपूर्ण जो समाज व्यवस्था है उसको बढ़ावा मिला। इसी सिद्धांत के अनुसार जैसे गरीबी है, माना जाता था कि गरीबी पिछले जन्म के पाप कर्म का फल है। ऐसा नहीं माना जाता था कि गरीब है तो इसको कोई साधन दिया जाए या फिर इसे सुविधा नहीं मिल रही, साधन नहीं मिल रहे इसलिए गरीब है, ऐसा नहीं माना जाता था। बल्कि ऐसा माना जाता था पूर्व जन्म में इसने कोई कर्म किए थे जो ये गरीब पैदा हुआ है। अगले जन्म में उज्जवल जीवन के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती से बचने के लिए योजनाबद्ध व पूर्ण प्रतिबंधित प्रयास किया गया, जिसमें ज़्यादातर लोग घोर गरीबी झेल रहे थे और जो शासक वर्ग था वो खुशी व विलासी जीवन का आनंद ले रहे थे। इसके अलावा आजकल उन मूल्यों को भी प्राथमिकता दी जाती है जिनके अंदर एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ को पूरा होने में मदद मिलती है और जो भौतिकवादी मानवमयी मूल्यों पर हावी हो गया है, भौतिकवाद है वो मानववादी जो विचारधारा होती है उसके ऊपर हावी हो चुका है। अमीरों में विशिष्ट खर्च करके अपना सामाजिक दर्जा बढ़ाने की अंधी दौड़ हो चुकी है। अपना आर्थिक व प्रभाव प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वे इन चीज़ों व सेवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे गहने, कार, अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। आज भी गरीबी की समस्या पहले की भांति न केवल जारी है बल्कि इसमें बढ़ावा भी हो रहा है, यानी वृद्धि बहुत तेज गति से हो रही है। गरीब अपने आप को घोर उपेक्षित, लाचार, अधीन और तुच्छ महसूस करते हैं। इसके साथ ही उनमें उदासीनता, भाग्यवाद का भाव भी आ जाता है। धीरे धीरे उनकी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं ना, फिर वो मर जाते हैं, बहुत कम हो जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें वो सीखते आते हैं, तो इसलिए भी गरीबी बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है गरीबी या निर्धनता के परिणाम क्या होते हैं, यानी कारण देख ले, इसके बाद इसके परिणाम क्या है। संपन्न लोगों में अमीर बने रहने की शक्ति होती है और निर्धनता को जारी रखने में उनका स्वार्थ भी निहित होता है कि गरीब लोग होंगे तभी तो उन्हें सस्ते श्रमिक मिल पाएंगे, सस्ते मजदूर नौकर मिल पाएंगे। गरीबी निरंतर बनी रहती है क्योंकि समाज के कुछ वर्गों के लिए यह लाभकारी है। गरीबी बने रहने से गैर गरीब तबके, अमीर व शक्तिशाली लोगों को खास तौर पर लाभ होता है। गरीब या निर्धनता के कारण जो परिणाम होते हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे गरीबी के कारण अमीरों का जीवन सुखी बनता है क्योंकि गरीब लोग होते हैं वो रसोइये,
मालियों, धोबियों, चौका सफाई करने वालों की मदद से ही धनी लोग सुखी जीवन या फिर आरामप्रद जीवन जीते हैं। निर्धनता के कारण घटिया वस्तु व सेवाओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता है। उतरे हुए कपड़े, बासी खाद्य वस्तुएं, घटिया निर्माण के घर व अयोग्य लोगों द्वारा जो उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं होती हैं वो गरीबों को कम पैसे में मिल जाती हैं, तो ये भी फिर बढ़ती हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा निर्धनता यह सुनिश्चित करती है कि गंदे काम हो जाएंगे, यानी निर्धन व्यक्ति है पैसों के लिए वो सब कर देगा। बहुत से छोटे काम ऐसे होते जो समाज के द्वारा किए जाने चाहिए, परंतु ये काम गरीब लोगों को करने पड़ते हैं निर्धनता के कारण। निर्धनता से एक ऐसा वर्ग जन्मता है जो परिवर्तन के राजनीतिक व आर्थिक कारणों को आत्मसात कर लेता है। प्रौद्योगिकी के विकास का अर्थ है अकुशल लोगों की बेरोजगारी में वृद्धि। जैसे बांध के निर्माण में ऐसे क्षेत्र व आबादी बेदखल होती है जहां नहरें बनाई जाती हैं, फिर बेदखल जो भूमिहीन लोग होते हैं उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। बजट में धन की कमी के कारण जिन नीतियों में परिवर्तन होता है वे जन कल्याणकारी कार्यक्रम वाली नीतियां ही होती हैं। निर्धनता को बनाए रखने में प्राय सरकार का भी स्वार्थ निहित होता है, क्योंकि सरकार क्या करती है, इससे समाज की स्थिरता बनाए रखने में योगदान मिलता है सरकारों को। ये आपका गरीब जो आपकी निर्धनता है उसके कारण और परिणाम भारत की दृष्टि से देखे हमने। एक प्रश्न इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत में नगरीकरण के जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आयाम पर टिप्पणी लिखिए, या फिर भारत में नगरीकरण के जनसांख्यिकीय आयाम या फिर जनसांख्यिकीय और सामाजिक आयाम। नगरीकरण का आशय है नगरों व शहरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। समाज शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रामीण समुदायों में शहरी जीवन शैली के प्रवेश और विस्तार का द्योतक है। नगरीकरण के आयाम निम्नलिखित हैं। नगरीकरण के दो ही आयाम होते हैं प्रमुख रूप से, एक सामाजिक आयाम और एक जनसांख्यिकीय आयाम। तो जनसांख्यिकीय आयाम का मतलब हो गया शहरीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष जनसांख्यिकीय है। इसके अंतर्गत आता है कि पहला तो महानगरों का विकास, जनसांख्यिकीय आयाम में आता है महानगरों का विकास। 10 लाख या इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर होते हैं, उनकी संख्या और आबादी दोनों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी तेज गति से वृद्धि हुई है। भारत में 24 से ज़्यादा बड़े महानगर बन गए हैं। जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां उजागर करती हैं कि यद्यपि भारत में नगरीय आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से तो कम है, नगरों में आबादी कम है तुलनात्मक रूप से, फिर भी भारत की नगरीय आबादी कई विकसित देशों की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। हमारे देश की दृष्टि से देखेंगे तो महानगरों में कम है आबादी, लेकिन और बाकी देशों से देखेंगे ना, बहुत सारे विकसित देश, उन विकसित देशों से भी ज़्यादा महानगरों की हमारे भारत में आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट है जनसांख्यिकीय आयाम का कि प्रथम श्रेणी के नगरों का विकास हो रहा है। वर्तमान शताब्दी में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके बाद शहरी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। वैसे तो भारत गांव का देश है, परंतु फिर भी इसकी शहरी जनसंख्या का आकार विश्व में दूसरे स्थान पर है। औद्योगिकीकरण, अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं एवं रोजगार जैसे अवसरों के कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये आपका जनसांख्यिकीय आयाम हो गया नगरीकरण का। इसके बाद आता है सामाजिक आयाम नगरीकरण का। समाज शास्त्र में नगरीकरण शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट जीवन शैली को दर्शाने के लिए किया जाता है जो नगरों के विशाल, सघन व पंचरंगी आबादी के कारण जन्म लेती है। यह जीवन शैली गाँव में रहने वाले लोगों के जीवन और क्रियाओं से थोड़ी अलग होती है। सामाजिक आयाम के अंतर्गत आता है नगरीय जीवन शैली। यह प्रस्थापित करता है कि एक शहर अपेक्षाकृत विशाल, सघन व सामाजिक तौर पर पचरंगी लोगों की आबादी के कारण नगरवासियों में भिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध व व्यवहार के प्रारूपों को जन्म देता है। शहर का प्रभाव फिर शहर की भौगोलिक सीमाओं में व्यापक होता है। कहता है शहर अपने आसपास के जो गांव होते हैं ना और क्षेत्र होते हैं शहर की जो सीमाओं से सटे होते हैं,
वहाँ तक दूर दूर के समुदायों को फिर अपनी परिधि की ओर खींच लेता है, यानी वो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आसपास फिर शहरों की जो नीतियाँ चली आ रही है ना, वो आसपास फिर वो लोग अपना लेते हैं, इसलिए शहर थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद प्राथमिक व द्वितीय नगरीकरण आता है। रॉबर्ट रेडफील्ड व मिल्टर सिंगर ने नगर विकास व नगरीकरण के एक समान होने वाले प्रभावों के संदर्भ में नगरों की भूमिका समझाते हुए समय नगर को सांस्कृतिक नव प्रयोग, सांस्कृतिक प्रसार व प्रगति के एक केंद्र की तरह परिभाषित किया है। जैसे प्राथमिक नगरीकरण, इसके अंतर्गत प्राथमिक नगरीकरण के प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक व कलात्मक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ परंपरा की प्रजालिकाओं से संकलित करते हैं। द्वितीयक नगरीकरण में इसमें प्रक्रिया शहर के औद्योगिक काल में क्रियाशील होती है और फिर पचरंगी विकास इसका एक गुण होता है। इस प्रकार से द्वितीयक नगरीकरण के प्रभाव थोड़े विघटनकारी होते हैं। इसके बाद सामाजिक आयाम में आता है। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन भी होता है नगरीकरण के कारण। नगरीकरण के फलस्वरूप सामुदायिक जीवन के संबंध अवैयक्तिक, औपचारिक व ध्येय केंद्रित, संविदात्मक व अल्पजीवी होने लगते हैं। नगरीकरण की गति के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र है और गैर कृषि क्षेत्र है, उनकी आर्थिक क्रियाओं के रूपांतरण को भी वेग यानी बल मिलता है। जैसे जैसे नगरीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होती, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो हमारे द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी के जो क्षेत्र हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए लोगों का अनुपात भी बढ़ता जाता है। इसके साथ ही श्रम विभाजन, श्रम का विशेषीकरण भी बढ़ता है। साथ ही नगरीकरण की प्रक्रिया परंपरागत संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण की परंपरागत संस्थाओं के साथ व्यवहार के प्रतिमानों को तोड़ देती है। यह एक ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण करती है जिसमें निरंतरता एवं परिवर्तन का सह अस्तित्व होता है। तो ये आपका नगरीकरण का जनसांख्यिकीय और सामाजिक आयाम हो गया।